नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज पेडागोजी के कुछ सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चंस को वीडियो में डिस्कस करते हैं, उनके चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हैं, सही ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं और गलत ऑप्शन क्यों हुए इसके बारे में भी बताते हैं। और उस क्वेश्चन में आने वाले टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। पेपर का जो पीडीएफ होता है उसको हम ड्राइव पर अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जहां से पेपर की आप सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर पाते हो। तो कुछ सवाल हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्यों सही है और क्यों गलत है, उनके जो ऑप्शन गलत हैं, और उनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को भी डिस्क्राइब करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके वहां पूछेंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाना है तो 4 तरीके दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे ज्यादा प्रभावी यानी इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन मेंशन है व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। दूसरा है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक बिंदुओं का पर कार्यपत्रक यानी वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। इन 4 कंडीशन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो जो सही ऑप्शन है दूसरा, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। देखिए, चामास्की का जो प्रिंसिपल है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर करके है। अब यहाँ अगर जनरेटिव ग्रामर की बात करें तो बच्चे जिस भाषा व्यवस्था में रहते हैं उसका व्याकरण वह स्वयं जनरेट कर लेते हैं या स्वयं विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि बच्चों की जो कंप्रहेंसिव कैपेसिटी है यानी बोधात्मक क्षमता है, उस विषय वस्तु को पढ़ाते वक्त उन टेक्निकल जो बिंदु आते हैं व्याकरण से संबंधित उनको डिस्क्राइब कर दिया जाए, ताकि उस व्याकरण का जो प्रयोग है भाषा के साथ या किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ, तो बच्चे उसे आसानी से समझ पाएंगे। व्याकरणिक बिंदुओं को एक एक करके चर्चा करना। देखिए, हमें व्याकरण पर फोकस नहीं करना है, विषय वस्तु पर फोकस करना है। व्याकरणिक बिंदुओं की वर्कशीट तैयार करना, नियम बनवा देना या उनके के बारे में उनकी सीट बनाकर उसको याद कराना। भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। देखिए, व्याकरण अभ्यास से नहीं आता है, व्याकरण का रोज रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर उसको सामाजिक गतिविधियों में या परिस्थितियों के साथ उसका प्रयोग करना बच्चा जानता है तो वो व्याकरण अच्छी तरीके से सीखता है, ना कि नियम रटवाने और उनके अभ्यास करने से किसी का कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने लिया उसका सही ऑप्शन दूसरा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ डैश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन है शब्दकोश, तीसरा है संचार माध्यम और चौथा है भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा संचार के माध्यम। अब संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? बहुत सारे, दूर संचार के कई सारे हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और कई प्रकार के कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिवाइसेस हैं या मीडियम हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास पड़ोस जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, वो तो भाषा का विकास करते ही करते हैं। इसके साथ में हमारे पास जो है संचार के माध्यम हमारी संप्रेषण क्षमता या हमारे भाषा विकास में योगदान देने वाले होते हैं। इसमें पुस्तकालय का ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है।
लेकिन सही यहां पर नहीं है। क्यों? पुस्तकालय के अंदर पढ़ने की क्षमता का विकास किया जाता है। वहां पढ़ने की क्षमता का विकास से संबंधित अगर बात हो तो पुस्तकालय होने चाहिए। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। जब हम पढ़ते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का चैप्टर नंबर 4 तो वहां पुस्तकालय के महत्व के बारे में बताया गया है। एक मूवी भी है सत्यजीत रे की, उसमें भी पुस्तकालय के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। पथेर पांचाली नाम की इस फिल्म में सत्यजीत रे को नेशनल अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छी पिक्चर है, मराठी में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होती है वो एक अच्छी चीज है। भाषा विकास और प्रोनाउंसिएशन मॉड्यूलेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज लैब महत्वपूर्ण है। लेकिन लैंग्वेज लैब के उपकरण ही केवल भाषा विकास करेंगे ये संभव नहीं। उपकरण रख लेने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। अगले सवाल नंबर 3 पर हम चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 4 है मुहावरे। क्वेश्चन इतनी बार सेंट्रल टीटी प्राइमरी और जूनियर में पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार आता है, कुछ चेंज नहीं होता है, केवल लाइनें चेंज होती हैं, शब्द चेंज होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। तो क्वेश्चन है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा को अलंकृत करता है, दूसरा है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, और तीसरा है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, और चौथा ऑप्शन है दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो यहां जो सही ऑप्शन है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। इसमें एक ऑप्शन है भाषा को अलंकृत करता। देखिए भाषा को अलंकृत कौन सी चीजें करती हैं? अकेले मुहावरे और लोकोक्तियां अलंकृत नहीं करती। रस, छंद, अलंकार, तुकबंदी, यानी साहित्यिक यानी जो अप्रोच होता है, यानी जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो भाषा को अलंकृत करता है। जैसे किसी महिला को ढेर सारे आभूषण पहना देने से उसकी सुंदरता का विकास किया जा सकता है, वैसे भाषा में जब व्याकरणिक चीजों का, साहित्यिक चीजों का अधिक से अधिक उपयोग होता है तो उसकी सुंदरता या वो ज्यादा अलंकृत होती है। तो यहां पर अलंकृत करना नहीं, केवल लोकोक्तियां और मुहावरे हमारे भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। जैसे 9 2 11 होना, कि वो व्यक्ति 9 2 11 हो गया, तो थोड़ा कंसंट्रेट करता है, आपको थोड़ा चीजें देखने या समझने में या किसी चीज को कहने में बड़े प्रभावी तरीके से, कि ईद के चांद हो गए हो, अब वैसे बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हो लेकिन ईद के चांद हो गए हो, तो आपकी भाषा प्रयोग की क्षमता को प्रभावित करती हैं मुहावरे लोकोक्तियां, अलंकृत नहीं करती हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आपको पूछा गया है, तो ध्यान रहे बच्चों। हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, और अगला सवाल देखिए आप लोग आंसर भी किया करें ताकि ये आपका नॉलेज भी जज होता रहेगा, स्वयं से सेल्फ असेसमेंट होता रहेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन। ये जूनियर स्तर की पेडागोजी का जो पेपर है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों लाइक सब्सक्राइब किया करो, फॉरवर्ड कर दिया करो दोस्तों के साथ, शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और उनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो सेंट्रल टीटी या और विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों में जरूरी होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका रट्टा बेकार हो जाता है, आपकी तैयारी बेकार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बड़ा महत्वपूर्ण ये भी सवाल हमें दिख रहा है क्योंकि ये भी खूब सवाल पूछा जाता है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नकारने का मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पहला है भाषा प्रयोगशाला, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है विद्यालयी समय, और चौथा है पाठ्यपुस्तकें। तो भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? तो वाइगोस्की के अनुसार अगर हम बात करें तो वाइगोस्की ने भाषा विकास की प्रक्रिया या संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकसित करने की बात की। वाइगोस्की एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि बालक के अंदर जो भाषा विकास की प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया से बढ़ती है, और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे भाषा का प्रयोग चिंतन में करते हैं, और चिंतन के द्वारा वो अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करते हैं, और जो भाषा व्यवहार के नियोजन और निर्देशन में की जाती है उसे हम
अंतःवाक या प्राइवेट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। यहां से भी सवाल बनता है, ध्यान रहे। तो इसमें भाषा प्रयोगशाला, विद्यालय समय, पाठ पुस्तकें, ये ऑप्शन सही नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया आपका राइट ऑप्शन है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर आप पूछोगे तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन अगला है, एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है, गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया। दूसरा ऑप्शन है, गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व को किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों। चौथा ऑप्शन है, सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे। अब एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट छोटा सा है। जिन लोगों ने हमारा खुले अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाएं हमारे चैनल पर और वो वीडियो देखें। खुले अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, वे प्रश्न जो बच्चे की तार्किकता का विकास करते हो, सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हो, जो बच्चे को अपने स्वयं के चिंतन के आधार पर समस्याओं के समाधान में बढ़ावा देते हो, ऐसे प्रश्न ओपन एंडेड या खुले अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। और वे प्रश्न अच्छे होते हैं जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न जो रटने को बढ़ावा दें, बच्चे के सीमित चिंतन को बढ़ावा दें या परंपरागत ज्ञान पर आधारित हों, ऐसे प्रश्न बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं और ये बच्चे की क्षमताओं को बढ़ाने में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। तो यहां सही ऑप्शन होगा कि गांधी जी किससे जो संबंधित है वो भाषा शिक्षक क्या बताएगा, वो तीसरे ऑप्शन को बताएगा कि गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों। तो इसमें आप अपने आप को एग्जामिन करोगे, अपने आप को इवैल्यूएट करोगे और फिर उसको अपने माइंड के द्वारा डिस्क्राइब करोगे। तो इंटरेस्टिंग बात है। इसमें जो पहला ऑप्शन है कि गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया, तो सीधी सी बात अहिंसा की धारणा विकसित कर दी, रटा रटा आंसर है। इसमें सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे, क्यों? क्योंकि वो आंदोलन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए सत्याग्रह से जुड़े लोगों को समाचार पत्र खबरें नहीं पता होने देते थे अंग्रेज। तो ये सब रटे रटाया क्वेश्चन है, इनका कोई फायदा नहीं है। यहाँ जो आपकी क्षमता का विकास करे, आपकी चिंतन शक्ति को बढ़ाए, तर्क शक्ति को बढ़ाए, तो सही ऑप्शन तीसरा हो गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। रचनात्मक आकलन का सही तरीका, रचनात्मक आकलन कैसा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, प्रोसेसिंग बेस्ड होता है, चलती हुई क्लास में किया जाता है। तो ये एक ऐसा आकलन जो बच्चे के सीखने में सहायता करता हो, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप ना करता हो, लर्न फ्रॉम ईच अदर की बात करता हो, ऐसा मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक आकलन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, पहला ऑप्शन है। दूसरा, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। तीसरा, कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। और चौथा, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। सबसे जो क्रिएटिव तरीके का असेसमेंट है वो चौथा प्रकार का, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट उस कहानी पर क्लियर हो जाएंगे तभी नए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन आप कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था। एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। दूसरा है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना। तीसरा ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। और चौथा ऑप्शन है चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। तो यहां जो सही ऑप्शन होगा उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो सबसे कम महत्व उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, तो ये सबसे कम में ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन
महत्वपूर्ण लग रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ना। पढ़ना 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है, अब ये 46 नंबर पेज पर जाओगे, चैप्टर नंबर 3 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में बच्चों में पठन शुरू करने के कारगर उपागम, वहां से क्वेश्चन आया है। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला ऑप्शन है, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। दूसरा है, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। तीसरा, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। और चौथा, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। तो पढ़ना प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण या बिल्कुल उचित नहीं है, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, ये बात जरूरी नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन 4 है। अगला सवाल, ये सवाल आपके लिए चैलेंजिंग है, जरा इसका आंसर कोई दे तो हम उसको जानेंगे कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका आप आंसर दीजिए। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ संगठित रूप से जुड़ी है? क्वेश्चन हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा चामास्की और चौथा पियाजे। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो जीन पियाजे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच पर आधारित लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रोसेस को डिफाइन किया है। इनका मानना था कि चिंतन पहले आया और भाषा बाद में आई। इनका, पियाजे का यह भी मानना था कि बच्चे का जब तक कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक उसे दूसरी भाषा नहीं सिखाई जानी चाहिए। इसलिए इनके इस सिद्धांत की काफी आलोचना हुई और ईगोसेंट्रिक स्पीच पर भी के बिहाफ पर लर्निंग की प्रोसेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस को इन्होंने डिफाइन किया है। तो यहां जो सही ऑप्शन है चौथा, यानी जीन पियाजे। जीन पियाजे एक फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एंटोमोलॉजी में पीएचडी किया था और बाद में मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर इन्होंने सबसे पहले व्याख्या की थी और बताया था कि बालक में जो सीखने की प्रक्रिया है वो खोज पर आधारित होती है और बालक का विकास जो है मेंटल डेवलपमेंट, बालक में लर्निंग प्रोसेस मेंटल डेवलपमेंट पर बेस्ड होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चरण को सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरे चरण को प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरे चरण को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथे चरण को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज माना था। और कहा था ये अवस्था 11 से 15 वर्ष की और इसमें बच्चे का कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल है, आलम नाम का कोई लड़का है। आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा, एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण है। आप लोग भी एफएम सुनते होंगे, इस समय तो घर पे रहते हैं, टाइम पास नहीं होता है तो खूब सारा एफएम सुनते होंगे। विविध भारती कितना इंफॉर्मेशन देते हैं ये सब चैनल आपको। तो आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा, एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है। अब हमें तो पसंद है, लेकिन सबको पसंद होगा ये जरूरी नहीं है। दूसरा है, सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। एफएम के गीत कोई सुनता है, कोई यूट्यूब के गीत सुनता है। तीसरा, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं और वो ढेर सारी सूचनाएं उनको देता है, तो उसके अनुभवों का निर्माण होता है। अनुभवों का निर्माण जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, तो वहां अनुभवों का निर्माण एक टेबल बनी हुई है ज्ञान और सीखना वाले चैप्टर में, वहां पढ़ेंगे दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है बच्चे का कि दूध बूथ की मशीन से निकलता है। क्वेश्चन भी पूछा गया था, अनुभवों का निर्माण या अनुभवों का नियोजन। खैर, चौथा ऑप्शन है, बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता। आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार एफएम और सिनेमा की बात करता है। थर्ड ऑप्शन सही है, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। क्लियर हुआ? अगले सवाल की तरफ बढ़ें। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। भाषा सीखना विभिन्न प्रकार की, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू,
अरबी, फारसी, तमिल, संस्कृत, विभिन्न भाषाएं, इनको सीख लेना और भाषा के बारे में सीखना। भाषा के बारे में सीखना मतलब उसकी बारीकियों को सीखना, उसके व्याकरण को जानना, उसके लफ्जों को समझना, उनके जो लफ्ज हैं उनके अंदाजों को, उनको कहने के तरीके को समझना और उसकी पैडागॉजी को समझना, ये होता है भाषा के बारे में सीखना। भाषा के बारे में सीखने का मतलब है उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसको अपनी लैंग्वेज में बता पाना, लिख पाना, उसकी बारीकियों के बारे में जानना, उसके व्याकरण को समझना। तो क्वेश्चन है भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। पहला ऑप्शन है दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दूसरा ऑप्शन दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है, तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चौथा ऑप्शन है भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। तो यहां जो सीधा सा ऑप्शन है पहला, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। भाषा सीखना बहुत आसान है, कोई सीख सकता, लेकिन भाषा के बारे में सीखना ये थोड़ा बारीक और डीप प्रोसेस है। ये कोई भाषा का शिक्षक ही इन सब भाषाओं के बारे में सीखता है ताकि उसकी रंगत, मतलब उसका क्या, उसका रियल वैल्यू क्या है, वो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे मैं भाषा के बारे में जानता हूं कि विभिन्न भाषाओं का पैडागॉजी कैसा होता है, ये भाषा के बारे में सीखना और भाषा सीखना दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। आजकल ज्यादातर टीचर जो हमें पढ़ाते हैं वो भाषा के बारे में कम जानते हैं, भाषा के बारे में जानते होते, तो दोनों भिन्न संकल्पनाएं। अच्छा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़े। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला है जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। दूसरा बिल्कुल जरूरी नहीं, बच्चे स्वयं ही भाषा सीख जाएंगे। और तीसरा बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। और चौथा भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर कठोर प्रतिक्रिया। दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गलतियां ना करता हो, लेकिन अगर आप गलतियों पर बहुत कठोर रुख अपनाएंगे और खास करके भाषा की कक्षा में, क्योंकि भाषा आपकी अस्मिता का निर्माण करती है, आपकी आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करती है, इसलिए जरूरी है। इसलिए क्या जरूरी है बच्चे? इसलिए जरूरी है कि बच्चे के अंदर भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता को महत्व दिया जाए, ना कि उसकी त्रुटियों पर कठोर मौके दिए जाएं। आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ा है, कक्षा 3 या प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती हैं। जब उन्हें समृद्ध और रुचिकर वातावरण दिया जाता है तो बच्चे स्वयं मानक भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लैंग्वेज पेडागॉजी से संबंधित कॉन्सेप्ट है। तो यहां जो सही ऑप्शन आपका है वो थर्ड ऑप्शन है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देगा। अवरुद्ध मतलब ब्लॉक कर देगा या रोक देगा। अगला सवाल है भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों, मुद्रित यानी प्रिंटेड और अमुद्रित यानी नॉन प्रिंटेड का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 है समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। तीसरा है शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। और चौथा है भाषा शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठता का द्योतक है। तो यहां जो है भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यम, मुद्रित एवं अमुद्रित का प्रयोग करना एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाता है, क्योंकि भाषा की विविधता या भाषाई विविधता को मेंटेन करना इंक्लूसिवनेस को इंप्रूव करने से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल जबरदस्त सवाल है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सीखते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। देखिए नहीं वर्ड का आपको ध्यान रखना है। व्याकरण विधि, दूसरा अनुवाद विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि और चौथा अप्रत्यक्ष विधि। तो सही यहां पर होगा अनुवाद विधि या ट्रांसलेशन मेथड। तो यहां जो सही है सबसे कम, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, बच्चों को समृद्ध मतलब वेल डेवलप्ड, भाषिक मतलब लैंग्विस्टिक, परिवेश मतलब वातावरण उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है?
ऑब्लिक सकती है, ऑब्लिक सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, दूसरा ऑप्शन पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास और चौथा स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। सही ऑप्शन होगा स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। हमें समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराना है जो सहज मतलब इजी एक इन्वायरमेंट दे, तो शिक्षक का स्वयं का योगदान क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमने करीब 15 सवाल आपको डिस्कस किए, उनके चारों ऑप्शन पर बातचीत की, सही ऑप्शन बताया, गलत ऑप्शन बताया। पेपर का सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ का लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे सॉफ्ट कॉपी। हमने वीडियो में पूरे पेपर को यानी पूरे पेपर के क्वेश्चंस को यानी जो लैंग्वेज पेडागोजी के सवाल थे उन पर डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन बना रहता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे फेसबुक पेज या हमें ईमेल करके बता सकते हो। साथ ही में कमेंट वाला सेक्शन आपका है, वहां पर भी अपनी बात लिख सकते हो। तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम रीच होगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा इस वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।